गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आई होप आपका जो आज का एग्ज़ामिनेशन था इकोनॉमिक्स का आगरा यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छा हुआ होगा। उसके अलावा आपके और यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं और आपके और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो लाइनड अप हैं। तो मैं ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगा आपको हमेशा की तरह कि आपके आने वाले सारे पेपर बहुत अच्छे से हों। आज का जो पेपर था इकोनॉमिक्स का, जो बीए बीकॉम कई स्टूडेंट ने माइनर मेजर में दिया, उसका सोल्यूशन लेके मैं आपके सामने आया हूँ। इसमें से इंटेंशनली मैंने कुछ सवाल, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, एक दो सवाल मैं गलत आंसर आपको देता हूँ इंटेंशनली। कुछ मुझसे हो जाते हैं क्योंकि मुझे जानकारी की कमी होती है, तो वो दोनों का ही सही जवाब जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। याद रहे कि जो भी एजुकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, नॉलेज, दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम शुरू करते हैं। पहला सवाल था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। तो जो रैपिड फायर हमने सेशन किया था उसमें भी हमने क्लियरली पढ़ा था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ साहब। तो एडम स्मिथ साहब जो हैं, ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र बड़ी फेमस किताब है, किसने लिखी थी भाई? कौटिल्य ने लिखी थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र काफ़ी फेमस है। आई होप ये दोनों आंसर आप लोगों ने 100% ही सही किए होंगे। मैं एक बार वो गलत कर सकता हूँ, बट आप लोग इसे गलत कर दें, मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट इनमें से कौन हैं? तो भाई देखो, जे.एस. मिल जो हैं वो प्रतिष्ठित क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, बाकी सबका काल जो है वो अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मेजर इकोनॉमिक सिस्टम। देखो, हमने आपको बताया था कि प्रमुख आर्थिक प्रणालियाँ इकोनॉमी किस किस तरह की होती है। तो हमने पढ़ा था, देखो, पूंजीवादी होती है, हमें पढ़ना था मिक्स यानी मिश्रित इकोनॉमीज होती हैं। सोशलिज्म यानी कि समाजवादी, जहाँ पर सारी चीज़ें गवर्नमेंट ओन्ड होती हैं। कैपिटलिस्ट में सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? प्राइवेट एंटरप्राइजेस के हाथ में होती है। जिनका भी डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है वो भी इनको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पेपर में इकोनॉमीज़ के बारे में आना मस्ट है। तो आपके अगर ये 3 तरह की इकोनॉमीज़ के बारे में स्टडी कर लोगे तो एक अच्छा सा आंसर अपना बना पाओगे। ये भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक जो है, इंडेक्स एक प्रकार का इंडेक्स है, इसका इस वाली चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो ये डी इसका सही आंसर है। ये एक तरह की इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम परसों ही पढ़ रहे थे रात को भी। माइक्रो इकोनॉमिक्स जब मैंने शुरू की थी तो आपसे कहा था कि 2 तरह की इकोनॉमिक्स होती है, माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो जो है वो एग्रीगेट को स्टडी करता है, सकल को, राष्ट्र स्तर पे। वहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल लेवल की स्टडीज़ करता है, मतलब छोटे लेवल की। तो ये हमने पहले पढ़ा था। आई एम ग्लैड कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया। ये तो देखो, मतलब ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल ज़रूर होता है आना, और जनरली ये फ्री भी होता है जिसमें हमको अधिकतम मार्क्स मिल जाते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बट इकोनॉमिक्स इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस। इसका आंसर सही है सी। इकोनॉमिक्स की मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक्स की नहीं, आर्थिक समस्या मुख्य का स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी के बारे में क्या बताया था? कमी। कमी मतलब जैसे पेट्रोल की स्कार्सिटी है, कम मात्रा में लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो डिमांड उसकी ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है। अगर ऐसा होगा, उपलब्धता कम होगी, तो क्या होगा भाई? इसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाए। स्कार्सिटी इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स। तो बिल्कुल हाँ, ये एक मुख्य समस्या होती है जिसके इर्द गिर्द जो है इकोनॉमिक्स हमारी घूमती रहती है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। स्कैर्सिटी क्यों की होती है? क्योंकि स्कैर्सिटी होती है, कमी होती है, इसीलिए ये सवाल देखने पड़ते हैं कि भाई हम क्या बनाएं, हम कैसे बनाएं और हम किसके लिए बनाएं। तो ये 3 सवाल हैं, ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखो, जिनको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है ना, वो इस चीज़ को समझ लें कि आपके पेपर में आए व्हाट एक्सप्लेन दी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो आप ये 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है ना, इनके बारे में ज़रूर लिख कर आएँ। और इनको एक्सपेंड करना बहुत ही ईजी है। अगर आपको पता है व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब कि एक कंपनी ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसको क्या बनाना है, क्या वो बनाने के ऊपर केंद्रित करना चाहती है अपना ध्यान, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है। मतलब मशीन से बनाना है, लोगों से बनाना है, या किसी चीज़ को बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। तो ये ऑल ऑफ दी इसका सही आंसर है। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। जब मैंने आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट शुरू किया था, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोगों ने इकोनॉमिक्स के बहुत सारे दर्शन दिए। एक ने कहा भैया वेलफेयर इकोनॉमिक्स होती है, एक ने कहा विकासोन्मुख यानी ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स होती है, एक ने कहा भाई इकोनॉमी केवल मनी ओरिएंटेड होती है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन जो थी, जिसका मैंने फोटोग्राफ भी आपको ग्रुप में भेजा था, अगर आपको याद हो, सैमुअल सर ने दी थी। तो भाई देखो, फिर है, जिन लोगों का डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन लेटर ऑन शेड्यूल्ड है वो लोग ध्यान रखें कि कितने तरह की 3-4 तरह की इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस हैं, किस किस ने दी हैं, उसके हिसाब से अप्रोच को थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन आंसर तैयार हो जाएगा। सैमुअल सर इसका सही जवाब है। हु प्लेसेस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम? भाई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस थी ये, क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस, ये किसने कहा, ये किसने कहा? वैसे इसका आंसर रॉबिन्स होना चाहिए या मार्शल होना चाहिए, रिकॉर्ड हो रहा है जेके मेहता। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में अभी मुझको पोस्ट करके इसका सही आंसर क्या है। मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है 10th क्वेश्चन का जवाब। आप लोग मुझे देंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली भी दे सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको इस
इस प्रीमियर के दौरान तो इसका आंसर देना ही है, मुझे अच्छा लगेगा। ये यहाँ गलत टिक लग गया, इसको इग्नोर कर देना। सही टिक सैमुअल्सन पे है, सैमुअल्सन। इकोनॉमिक सिस्टम जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, मिक्स्ड होता है, कैपिटलिस्ट होता है, सोशलिस्ट होता है, उसमें से कौन सा ऐसा है इसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर साथ में काम करते हैं? देखो, तो साथ की बात आ गई तो मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। एक ही गिलास में दूध और पानी दोनों मिला दो तो मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाता है। ये दूध है, ये पानी है, साथ में मिला दिया तो मिक्स्ड इकोनॉमी बन गया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, केवल प्राइवेट होते हैं, सोशल में केवल पब्लिक होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस शब्द का मैंने यूज़ किया था। विकल्प अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सीधा सीधा मतलब है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प की लागत को हम अवसर लागत कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। कौन सी कमोडिटी है जिसमें नेगेटिव इनकम इफेक्ट सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से भी बड़ा होता है? तो गिवन गुड्स इसका सही जवाब है। डिमांड और प्राइस की रिलेशनशिप बता चुका हूँ। डिमांड और सप्लाई और प्राइस की रिलेशनशिप पॉजिटिव होती है, वहीं डिमांड एंड प्राइस की रिलेशनशिप अपोजिट होती है। देखो, इसको अच्छे से याद कर लेना, आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी आने के खूब चांसेस होते हैं भाई कि बता दो डिमांड और प्राइस के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर दो 3-4 नंबर में। तो अपोजिट, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब बातें लिखना आपको अच्छे से आना चाहिए। डिमांड तब बढ़ेगी जब प्राइस घटेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी। अपोजिट रिलेशनशिप है किसके बीच में, डिमांड यानी मांग और उसकी कीमत के बीच में। किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाती है, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। डिमांड कर्व का स्लोप गिवन गुड्स के लिए, गिवन गुड्स जो हैं उनके लिए नन ऑफ दीज इसका सही आंसर है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है हमारा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। नन ऑफ दीज मैंने इसलिए लिखा है कि इंक्रीजिंग अपवर्ड जो होता है ना, स्लोपिंग अपवर्ड, स्लोपिंग तो हो सकता है ऊपर की ओर स्लोप करता हुआ। इंक्रीजिंग मैंने इंग्लिश को देख के लिखा, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो आप ऊपर की ओर उठती हुई भी लगा सकते हैं। इंक्रीजिंग मतलब एकदम सीधी लाइन भी हो सकती है। स्लोप, उसका जो स्लोप आता है, ढाल आती है, वो शब्द यहाँ मिसिंग हो गया था। वैसे इसका आंसर सी भी सही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन जो है उसमें थोड़ा सा डाउट मेरे लिए क्रिएट हो गया, तो इसीलिए मैंने उसको इस तरीके से कर दिया। मैं इससे भी हाईलाइट कर दूंगा। पीपीसी मैंने आपको पढ़ाया था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्वेक्स होता है, ओरिजिन से अंदर की तरफ झुका हुआ होता है। इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। इलास्टिसिटी अंडर परफेक्ट इलास्टिक, भाई परफेक्ट इलास्टिक मतलब कितना भी कुछ हो जाए परफेक्ट है। इनफाइनाइट है इसकी इलास्टिसिटी, इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक। थोड़ा सा प्राइस में चेंज होगा, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। और जीरो कब होता है कि भाई कितना भी कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, जीरो हो जाता है। यूनिटरी इलास्टिक 1 होता है, यानी प्राइस और डिमांड बराबरी से ट्रेवल करते हैं। आप सब लोग जो भी आपके पेपर बचे हुए हैं वो सब तरह की इलास्टिसिटी 5 तरह की बताइए ना, इन इलास्टिक, इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो पूर्णता, लोचदार, मांग वगैरह इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। जीरो, इनफाइनाइट, 1, किस किस का क्या क्या होता है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लेस कंज्यूमर सरप्लस, ये सभी इसके सही जवाब हैं। अधिक संतुष्टि होगी, वस्तु की कीमत का समान होना, वस्तु की कीमत की अपेक्षा अधिक संतुष्टि, ऑल ऑफ द अबव आर द राइट आंसर। हु प्रपोंडेड क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड, मूर साहब ने करी थी। प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, प्राइस डिमांड के कंटेक्स्ट में, यानी चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लीस्ट इलास्टिक डिमांड भाई सॉल्ट की होती है। सॉल्ट एक ऐसी नेसेसिटी है जीवन की जिसकी ज़रूरत खाने पीने से लेके काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, घरेलू कार्यों के लिए पड़ती है। ऐसे केस में इसका प्राइस बढ़े या घटे कोई खास फर्क नहीं पड़ता इसकी डिमांड के ऊपर। जितने हाउस होल्ड्स को उसकी ज़रूरत है उनको लेना है तो भाई लेना ही लेना है। फॉर्मूला फॉर एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे भाई, टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे पर यूनिट, यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल के सामने आ जाएगी। टोटल कॉस्ट की तो बात ही नहीं हो सकती क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट तो यहाँ फॉर्मूले में फिक्स्ड कॉस्ट केवल यहाँ आ रहा है बी में, ये वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। इनकम इलास्टिसिटी डेल्टा डी बाई डी अपॉन डेल्टा आई बाई आई, ये हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं, याद कर लीजिएगा। पेपर के अंदर इनकम इलास्टिसिटी की डेफिनेशन अगर आप लोगों को लिखने को आती है तो भाई इसका फॉर्मूला ज़रूर लिख के आना, उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। कमोडिटीज़ ऑफ मोर इनकम इलास्टिसिटी इन्फीरियर गुड्स को कहते हैं, भाई इनकी इनकम इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है घटिया चीज़ों की। अधिक आय लोच, भाई आय बढ़ जाती है ना जब आपकी, तो आप घटिया चीज़ों से किनारा कर लेते हैं, कहते हैं भैया हमारी इनकम बढ़ गई, अब हम अच्छी ब्रांडेड चीज़ खरीदना शुरू कर देंगे। कॉस्ट इंक्रीजेस व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीजेस, वेरिएबल कॉस्ट, भाई जितना प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा
वेरिएबल कॉस्ट यानी हर एक और यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट जो है बढ़ती चली जाएगी। एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मार्जिनल कॉस्ट है, आप इसके जानते हैं। और इम्प्लिसिट कॉस्ट पेमेंट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, इम्प्लिसिट मतलब अंतर्निहित लागत यानी जो अपनी इंटरनल है, तो ये इसका सही आंसर है। मिक्स्ड इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, जिनका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, अच्छे से सभी तरह की अर्थव्यवस्थाओं के फीचर्स और उनकी खासियतें और नुकसान वगैरह याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिससे आप पेपर में लिख पाए। आर्थिक नियोजन होता है भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्लानिंग करके चला जाता है जिससे कि और चीज़ों को टैकल किया जा सके। डिराइव डिमांड अच्छे से पढ़ाया था मैंने आपको। डिराइव डिमांड क्या है, अगर गाड़ी की डिमांड है तो पेट्रोल की डिमांड है, अगर पेन की डिमांड है तो रिफिल की डिमांड है। ये क्या होती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है। डिमांड इफेक्ट्स, मांग प्रभावित होती है, किससे प्रभावित होती है, मांग, कीमत में परिवर्तन से मांग प्रभावित होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्वांटिटेटिव है, परिणात्मक, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी पे निर्भर करता है ना, नंबर्स के अंदर निकल के आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन किसको कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को लिखते हैं। अच्छा, अगर आपके पेपर में आता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में लिखें, तो आप जो लिखेंगे वो तो लिखेंगे, वो अपनी जगह है, उसको लॉ ऑफ गोसेन भी कहते हैं, ये ज़रूर लिख के आना, ये आपको एक्स्ट्रा नंबर फैच कराएगा जिसकी आपको ज़रूरत होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मार्शल साहब ने प्रोपाउंड की थी, ये चीज़ें अगर आप लिख के आओगे ना, ऑथर्स के नाम अगर आप लिख के आओगे मज़ा आ जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस फर्स्ट टाइम मार्शल ने कहा था। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, लास्ट यूनिट यानी पिछली इकाई, यानी आपने मान लो 5 गोलगप्पे खाए, फिर छठा गोलगप्पा खाया, तो छठा -5 जो है वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं अच्छे से, और पढ़ लीजिएगा, डाउट हो तो मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। मैंने आपको मार्क करके दिया था ये सवाल, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, मैंने आपको एक MCQ शेयर किया था, उसमें गोल करके मार्क किया था कि सैमुअलसन की रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में ज़रूर जानकारी इकट्ठी कर लिएगा। लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी में ये दोनों ही जो हैं इसके सही उत्तर हैं। कर्व इक्वल सेटिस्फेक्शन इंडिफरेंस कर्व, दो कमोडिटी के बारे की बात कर रहा है तो भाई इंडिफरेंस कर्व होता है, ध्यान रखना इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में मिलते नहीं है, शायद इसके ऊपर भी एक सवाल पेपर में आ गया है। प्राइस इफेक्ट इज इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये होता है प्राइस इफेक्ट, मूल्य पर प्रभाव है, आय का प्रभाव और प्रतिस्थापन का प्रभाव दोनों। यूटिलिटी एनालिसिस पैरेटो, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पैरेटो, स्लोप ऑफ बजट लाइन शोज कि भाई प्राइस लेवल जो है दोनों कमोडिटियों का उसके मूल्य के अनुपात को बताता है। बजट रेखा का ढाल जो है वो क्या दिखाएगा कि जो दो वस्तु हैं उनकी जो प्राइसिंग है उसका क्या प्रपोर्शन है। तो भाई ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्टडी कर लेना, मैंने ग्रुप में फोटोग्राफ्स भी भेजे थे इसके आपके लिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हंगरी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, बाकी तीनों जो हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। फादर ऑफ सोशलिज्म, काफ़ी फेमस नाम है मार्क्स, तो मार्क्सवाद भी कहा जाता है सोशलिज्म के, समाजवाद के जन्मदाता। रिज लाइंस जो होती हैं वो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेजेस होती हैं, आप अच्छे से जानते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर 3 स्टेजेस पाई जाती हैं। रिवॉर्ड फॉर लेबर इज वेजेस, लेबर काम करने के लिए क्या पाता है, मजदूरी पाता है। रेंट लैंड पे मिलता है। डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन में कंप्लीटली इलास्टिक होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में कंसेप्ट किसने दिया था, चैम्बरलिन साहब ने दिया था, भाई साहब प्रोफेसर चैम्बरलिन ने दिया था। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, ये सवाल शायद दूसरी बार आ गया है बट इनफाइनाइट इसका सही आंसर है। प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड विद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ कोर्स भाई, यहाँ कह रहे हैं ना प्रोडक्शन फंक्शन किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन के फैक्टर्स से रिलेटेड है। जैसे कि डिमांड फंक्शन डिमांड से रिलेटेड होता है, प्राइस फंक्शन प्राइस से रिलेटेड, वैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन होता है। इंडिसेस ऑफ इनकम जो है वो रिलेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है, रिटर्न टू स्केल्स की बात यहाँ पे की जा रही है। रिटर्न टू स्केल मतलब जब आप बहुत बड़े पैमाने पे काम करने लगते हैं तो आपके सारे फैक्टर्स जो होते हैं ना वो वेरिएबल हो जाते हैं, सभी साधन एक अनुपात में परिवर्तनीय होते हैं, यानी आप जितना प्रोडक्शन करते हैं उतने आपके साधन आप बढ़ाते चले जाओगे। ये सवाल फिर से 58 नंबर, एक 10 नंबर, ये मैंने आप लोगों के जवाब के लिए छोड़ा है, आप मुझे इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स पे जल्दी से बताएंगे। शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कॉस्ट एग्जिस्ट करती हैं, लॉन्ग टर्म में फिक्स्ड कॉस्ट भी स्पॉइल हो जाती है और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो एग्जिस्ट करने लगती है। भाई जिन लोग का एग्जाम बाद में है फिर से बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म कॉस्ट, लॉन्ग टर्म कॉस्ट, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अल्पकाल की कॉस्ट है, स्थिर और परिवर्तनशील लागत, इन सबको अच्छे से याद कर लेना। दो इंडिफरेंस कर्व्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं, दोनों सवाल कौन आपके इंडिफरेंस कर्व पे है। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी सैमुअलसन साहब की है। अगर दो कमोडिटीज़
कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनडिफरेंशियल जो कर्व है राइट एंगल होगा। राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे राइट एंगल समकोणीय जो है इसका सही जवाब है। थर्ड कंडीशन ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। भाई ये थर्ड हमारी कंडीशन है वेरिएबल प्रोपोर्शन की। ये सब आप लोग खोल के देख लीजिएगा, मैंने फोटोग्राफ भेजी थी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, याद रख लेना। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के दोनों ही कारण है, कमोडिटीज कॉम्प्लीमेंट्री टू जो कमोडिटीज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, दोनों ही तरह की चीज़ें जो होती हैं ये हमारे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का कारण होती हैं। जिस सवाल में मैं गलत बताऊं उसका सही आंसर आपको बताना है। तो याद रखना 2 सवाल 10 नंबर और 58 नंबर तो आपको बताना ही बताना है। उसके अलावा मैंने कुछ सवालों के जवाब इधर उधर कर दिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड विद शॉर्ट टर्म, ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म। प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड विद रिलेशन बिटवीन इनपुट मतलब साधन और उत्पादन की मात्रा का जो संबंध है वो काय में बताते हैं हम लोग? उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम बताते हैं भाई कितनी इनपुट डालोगे लैंड की, लेबर की, मनी की, तो क्या कितना उत्पादन निकल के आएगा। इनमें से कौन सा रिटर्न का लॉ नहीं है? तो भाई देखो रिटर्न 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 ये लिखा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट, याद कर लेना जिनका बाद में पेपर है। लॉ ऑफ रिटर्न की 3 स्टेजेस होती हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी का मैटर है ना, इसका मैटर नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट, मेन ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूसर का है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। भाई कॉस्ट मैक्सिमाइज क्यों करना चाहेगा? एक उत्पादक किसी चीज़ को बनाने की कीमत क्यों बढ़ाना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहेगा। शॉर्ट टर्म में मोनोपोलिस्ट को सुपर नेचुरल यानी अब नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। इकोनॉमिक लॉज जो होते हैं वैधानिक होते हैं, बहुत सारे लॉज हमने पढ़े हैं 6th और 7th यूनिट के अंदर, तो इकोनॉमिक लॉज की बात हो रही है। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी की इक्वेशन है ये MUN = TUN - TUN-1 से डिफाइन होती है। हालांकि बी भी जो है ठीक लग रहा है, लेकिन ये तो एकदम डिफाइन करने के हिसाब से तो ए ही इसका सही आंसर है। बच्चों जिन लोगों को लिखने को आ जाए डिफाइन करो मार्जिनल यूटिलिटी को, तो जो आप उसकी थ्योरी डिफाइन करें मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, पिछली यूनिट से प्राप्त की हुई एडिशनल यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उसके बाद ये फॉर्मूला जरूर लिखाना यार, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के पूरे चांस बढ़ जाएंगे। मार्जिनल यूटिलिटी कैन भी भाई पॉजिटिव होती है, बढ़ती रहती है, फिर नेगेटिव भी हो सकती है। एक स्टेज पे जाकर 0 हो जाएगी। आप और गोलगप्पा खा रहे हो, आप और मोमोज खा रहे हो, बट आपको और सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, ऑल दी अबव इज राइट आंसर। लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व को एनवेलप कर्व कहते हैं। आप इसकी गूगल करके देखना, एनवेलप जैसी शेप बना लेता है, इसलिए एनवेलप कर्व कहते हैं। फिर जिन बच्चों का 25 मई को पेपर है और डिस्क्रिप्टिव पेपर है, अगर वो लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व के बारे में लिख के आ रहे हैं तो ये एनवेलप कर्व शब्द जरूर यूज करके आए, इस बात को ध्यान रखना। एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हो। जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा। फिर 0 कहाँ पे होगा? जहाँ मैक्सिमम हो जाएगा। फिर जब नेगेटिव होना शुरू होगा तो वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मार्जिनल मैक्सिमम हो जाएगा हमारा फिजिकल प्रोडक्ट। ये मार्जिनल यूटिलिटी पे भी ऐसे ही अप्लाई होता है। भाई नई मॉडल की कार होगी, आपको अधिकतम जो है कंज्यूमर सरप्लस देती है। ये लग्जरीज जो होती है ना वो मैक्सिमम कंज्यूमर सरप्लस देती है। MR = MC बार बताने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। ओलिगोपोली में कुछ सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं। कल बताया था ओलिगोपोली में किंग डिमांड कर्व होता है, और किंग डिमांड कर्व प्राइस रिजिडिटी के बारे में बताता है। तो बच्चों जितने भी आप लोग अपने पेपर में मान के चलना कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एंड किंग डिमांड कर्व, मोनोपोली अपने ओलिगोपोली के बारे में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो कि आती ही आती है। तो भाई किंग डिमांड कर्व को अच्छे से याद कर लो, प्राइस रिजिडिटी के बारे में होता है याद कर लो, ओलिगोपोली से संबंधित होता है याद कर लो, और क्या होता है उसको ड्रॉ करके आ जाओगे, फुल मार्क्स पाने में कोई समस्या ही नहीं आएगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर बजट लाइन टचेस द इंडिफरेंस कर्व, तो ये इसका सही आंसर है। इंडिफरेंस कर्व भी एक थ्योरी ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर में इंडिफरेंस कर्व, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, आपका किंग मांग वक्र और आपकी लॉ ऑफ डिमांड ये पूछी ही जाती है। AR मोनोपोली के अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इम्पॉसिबल थ्योरम एरो साहब ने दी थी, एरो मारा था उन्होंने। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, आप अच्छे से जानते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल होता है, प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डिमांड कर्व की नेगेटिव स्लोप होती है, हाँ भाई होती है, नेगेटिवली स्लोप भी तो होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। जब ये आपको दिखा रहा है यानी इनफाइनाइटिव इलास्टिक डिमांड है। जब ऐसे लाइन खींची हो तो इनफाइनाइट इन इलास्टिक डिमांड हो जाती है। जब ऐसे लाइन खींची हो तो वो आप सब जानते हो ना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ये डायग्राम्स याद कर जाओ, अगर आपके पेपर में लॉ ऑफ इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बताने को आ जाए तो आप बता दोगे भाई इनफाइनाइट होती है, परफेक्ट इलास्टिक होती है, इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक होती है। आप ये भी लिख के आ जाओगे भी अनंत लोचदार मांग जो होती है वो 0 या -1 जो भी जितनी उसकी फिगर से लिख के आ जाओगे। बट अगर साथ में आपने डायग्राम बना के आ जाते हो, एक डायग्राम बनाने में कितनी देर लगेगी, मजा आ जाएगा, बस मजा आ जाएगा। फॉर्मूला भी लिख के आना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जनरल वाला फॉर्मूला जरूर लिख के आना। मार्केट फेलियर के सोर्सेस सब हो सकते हैं भाई, एक्सटर्नल इंटरनल 2 तरह के होते हैं। 2
ये दोनों एक्सटर्नल में आ गए हमारे, और इंटरनल के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये इसका 2 राइट आंसर है। फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, भाई कल ही बताया था, मार्शल साहब हैं। सोशल वेलफेयर बर्गनसन एंड नेमोल्सन ने बताया था। पैरेटो वेलफेयर इकोनॉमिक्स ऑर्डिनल अप्रोच पे है, ऊपर भी आया था इस सवाल की, ऑर्डिनल अप्रोच किसका है, पैरेटो का है। पैरेटो की किसके ऊपर है, इनके ऊपर, ऑर्डिनल के ऊपर। नियो क्लासिकल कौन नहीं है, माल्थॉस जो है हमारे, माल्थ्स जो हैं ये अर्थशास्त्री, नव कल्याण अर्थ से संबंधित नहीं है। फैक्टर ऑफ इनकम, बिल्कुल रेंट भी, वेज भी, इंटरेस्ट भी, तीनों ही फैक्टर्स ऑफ इनकम है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट, फैक्टर्स ऑफ प्राइस, ये बहुत सारे फैक्टर्स इकोनॉमिक्स में बताए जाते हैं। तो जिन लोगों को डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है या जिन लोगों को ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, इनको पढ़ना पड़ेगा, तभी मतलब ये सवाल थोड़ा ईजी ज़रूर हो सकता है ये वाला जो आया है, बट इसके ऊपर मुश्किल तरह के सवाल भी जो है बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सप्लाई ऑफ लेबर इन लॉन्ग टर्म कांस्टेंट हो जाती है भाई, लॉन्ग रन जब होता है, दीर्घ काल के अंदर श्रम की पूर्ति जो होती है स्थिर हो जाती है एकदम। शुरू में आपको दिक्कत हो सकती है, कमती बढ़ती की, बाद में कांस्टेंट हो जाती है। आखिरी सवाल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज अप्लाइड ऑन, बिल्कुल नहीं, नन ऑफ दीज। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी आप जब एडिशनल कंजम्पशन करते हो किसी चीज़ का, तो आपकी सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है, नेगेटिव भी हो जाती है। बट अगर आप शराबी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कंजूस हो, तो आप अपनी कंजूसी पे इसको फेल कर दोगे, मार्जिनल यूटिलिटी के नियम को। और स्टैम्प कलेक्टर्स जो डाक टिकट, वो उनका शौक है, यानी जो शौकिया चीज़ें हैं ना, उन पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं अप्लाई होती। ये लोग तो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डाक टिकट आ जाए, ये लोग चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दारू पिए और क्या हो जाए, टुल हो जाए, टुल। वीडियो के अंत में मैं कहना चाहूँगा, अगर मेरी वीडियो बनाने से आप लोगों को कोई भी मदद पहुँची है, या हमने जो दो दिन डिस्कशन किया मैंने ग्रुप में, तो आप मुझे एक हाय कर दो, हाय, हेलो, हाय, हेलो, नमस्ते सर, कुछ भी कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप करेंगे। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर मेरी वजह से आपको हेल्प मिली है। अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा। हम इसी तरीके से 3 साल और 30 साल पढ़ते रहें, इस उम्मीद के साथ आज के वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेड वाला जो बटन आ रहा होगा उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी नॉलेज आपसे शेयर करने की इस होड़ में मैं लगा रहूँगा। फिर से अगर मैंने आपको मदद करी और आपको पसंद आया कि मैं आप लोगों के साथ ये सब कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक हाई कर दीजिए, और हाई के बाद अंगूठा दिखाते हुए लाइक कर दीजिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहे, कुछ ही एग्जाम्स बचे हैं, इसी तरह लगे रहें। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय, टेक केयर गाइज।